मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ लीज पर चर्चा कर रहा हूँ। पट्टा क्या होता है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, परिभाषा क्या है, इस पर हम पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हम पट्टे के पर्यवसान, समापन या समाप्ति के आधारों पर चर्चा करेंगे। धारा 111 में कुल मिलाकर 8 आधार जो हैं वे दिए हुए हैं, जिनमें से किसी एक या अधिक आधारों पर पट्टा समाप्त जो है वह हो सकता है या किया जा सकता है। एक बात अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ये केवल मात्र आधार हैं और प्रथम आधार को यदि हम छोड़ दें तो बाकी में कार्यवाही जो है वह पक्षकार को करनी होती है। यदि हम पहले आधार की बात करें तो समय की समाप्ति बाय लैप्स ऑफ टाइम, परिसीमित जो समय पक्षकारों ने तय किया है वह जब समाप्त हो जाता है तो पट्टा जो है वह स्वतः खंडित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी तरह के या किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, नवीकरण यदि किया जा रहा है, रिन्यूएशन यदि हो रहा है तो वह किया जा सकता है, उसमें कोई भी विवाद नहीं है। दूसरे तरह की यदि हम आधार की बात करें तो किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट और कंडीशन, तो जब भी पक्षकार पट्टा करने के लिए सहमत होते हैं उन्हीं के मध्य कुछ शर्तें भी तय होती हैं और उनमें से यदि कोई शर्त ऐसी तय की गई है कि उस शर्त या घटना के घटित होने पर पट्टा खंडित हो जाएगा तो वह घटना जब भी घटित हो जाती है वह पट्टा जो है वह समाप्त हो जाता है। जिससे सामान्यतः किसी व्यक्ति या किसी एक पक्षकार के मृत्यु होने पर वह पट्टा समाप्त हो जाएगा, ये शर्त तय की गई है या घटना तय की गई है, तो उस पक्षकार की मृत्यु जब भी हो जाती है वह पट्टा समाप्त जो है वह हो जाता है। तीसरा आधार की यदि हम बात करें तो पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर बाय टर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट और राइट, पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति। तो ये प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होता है कि पट्टाकर्ता तो स्वयं मालिक ही होगा, स्वामी होगा, लेकिन पट्टे के संदर्भ में यह अनिवार्यता जो है वह नहीं है कि पट्टाकर्ता स्वामी हो ही, क्योंकि उपपट्टे पर भी संपत्ति दी जाती है। तो उपपट्टा जो है वह हमेशा पट्टा ग्रहीता, पट्टा जिसने प्राप्त किया है वह करता है। तो उपपट्टे के संदर्भ में पट्टेदार जो है वह भूस्वामी हो जाता है और दूसरा पट्टा ग्रहीता जो है वह किराएदार हो गया। और प्रथम पट्टे के लिए वास्तविक स्वामी पट्टा करता है और वह किराएदार है। तो अगर कोई उपपट्टा किया गया है तो उस संदर्भ में भी जब भी मूल पट्टा समाप्त हो जाता है वह
पट्टा भी समाप्त हो जाता है। जैसे ही मूल पट्टे की अवधि समाप्त हुई, उपपट्टा भी स्वतः समाप्त हो जाता है। और इसी तरह यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष आप हिंदू लो विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और उसमें आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा है। धारा 14 भी का भी अपने अध्ययन किया हुआ है और उसमें यह वर्णित है कि 1956 से पूर्व स्त्री का एब्सोल्यूट राइट जो है वह कम ही मामलों में हुआ करता था संपत्ति पर, और एक हिंदू विधवा जो है वह अपने पति की संपत्ति पर केवल यूजुफ्रुक्टरी राइट कह लें या लाइफ टाइम राइट कह लें वही प्राप्त करती थी। स्वामिनी नहीं होती थी। पूर्ण स्वामित्व का अधिकार हिंदू विधवा को 1956 के अधिनियम ने प्रदान किया था। तो उससे पूर्व यदि किसी हिंदू विधवा ने संपत्ति का पट्टा कर दिया है तो जो ही हिंदू विधवा की मृत्यु होती थी वह पट्टा भी समाप्त हो जाता था। तो जब भी पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति हो जाती है वह पट्टा जो है वह समाप्त हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो विलियन होने पर बाय मर्जर, तो विलियन का अर्थ है कि पट्टाकर्ता और पट्टाग्रहीता दो व्यक्ति हैं, दो अधिकार हैं, और जब ये दोनों अधिकार एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो पट्टा भी समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि पट्टा होने के लिए दो व्यक्ति होने चाहिए, दो अधिकार होने चाहिए, और जब पट्टाकर्ता पट्टे ग्रहीता का अधिकार या पट्टा ग्रहीता पट्टाकर्ता का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जैसे यदि हम बात करें कि यदि उस संपत्ति का नीलाम होता है, नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, और पट्टादार जो है वह ऑक्शन में उसी संपत्ति को क्रय कर लेता है, तो अब चूंकि वह उस संपत्ति का स्वामी हो गया तो अब वह पट्टेदार नहीं रह जाता है। तो विलियन जब भी होता है तो अधिकार समाप्त होने पर पट्टा भी स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो अभिव्यक्त समर्पण, एक्सप्रेस सरेंडर के द्वारा भी पट्टा समाप्त हो जाता है। एक्सप्रेस सरेंडर जो है वह हमेशा ही दूसरे पक्षकार को इंटीमेट किया जाता है और दूसरा पक्षकार भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि पक्षकार ने जो है समर्पण कर दिया है, इसलिए पट्टा जो है वह समाप्त हो जाता है। इसी के साथ एक और भी आधार जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं विवक्षित या प्रलक्षित समर्पण, इम्प्लाइड सरेंडर। तो जब भी दूसरे पक्षकार को बिना बताए संपत्ति का कब्जा त्याग दिया जाता है तो उसे हम विवक्षित समर्पण कहते हैं। और यदि दोनों पक्षकारों में कोई नई शर्तों पर नया पट्टा तय करना में सहमति बन जाती है और दोनों पक्षकार एक नया पट्टा का सृजन कर लेते हैं तो पुराना पट्टा भी स्वतः समाप्त जो है वह हो जाता है। इसी धारा 111 का एक दृष्टांत भी दिया हुआ है जिसमें कहा है कि पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा
एक पट्टेदार अपने पट्टाकर्ता के वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिगृहित करता है। यह पूर्वोक्त पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है और उस पट्टे का तदुपरि पर्यवसान हो जाता है। तो ये दृष्टांत भी आपको अवश्य देखना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो 7वां आधार है जब्ती या समर्पण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब भी पक्षकार पट्टा करते हैं उसी समय अगर दोनों पक्षकारों में कोई ऐसी शर्त तय हो जाती है जिसके उल्लंघन होने पर पट्टाकर्ता को उस संपत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार हो जाएगा और वह पट्टा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी शर्त जब भी घटित होती है तो पट्टे कर्ता के द्वारा एक लिखित सूचना जो है पट्टेदार को भेजनी होती है कि ये शर्त तय हुई थी और इसका उल्लंघन आपने किया है, इसलिए ये पट्टा जो है मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो ये 3 तरह से होता है। जैसे एक तो है अभियुक्त शर्त का उल्लंघन होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार होगा, या तीसरे व्यक्ति या स्वयं का स्वत्व जो है पट्टा ग्रहीता स्थापित कर लेता है, इसे हम एडवर्स पोजीशन कहते हैं। तो पट्टेदार ने चूंकि अपनी हैसियत का त्याग कर दिया है तो वह पट्टाकर्ता को पट्टा समाप्त करने का अधिकार हो जाता है। और दिवालिया न्याय निर्णीत होने पर पट्टाकर्ता को पुनः प्रवेश का अधिकार होगा, ये अगर शर्त पहले तय की हुई है और पट्टेदार को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो पट्टेकर्ता को उस पट्टे को फॉरफिट करने का अधिकार जो है वह उत्पन्न हो जाता है। 8वां और अंतिम आधार की यदि हम बात करें तो सूचना के अवसान होने पर, ये हम पूर्व के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि पट्टे जो हैं वे 2 तरह के हैं। एक मासानुमासी पट्टा जिसमें 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है, और एक वर्षानुवर्षी पट्टा जिसमें 6 माह पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है। और जब भी वह सूचना दी गई है उस दिनांक से 6 माह पूर्व या 15 दिन, 6 माह होने पर या 15 दिन पूर्ण होने पर वह पट्टा समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए अनिवार्य यह है कि वह सूचना जो है वह धारा 106 के अनुसार वैध होनी चाहिए और उस सूचना की तामील जो है दूसरे पक्षकार पर हो गई होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमने 7वां आधार देखा जब्ती या समर्पण का, तो ये जो अधिकार है ये भी खत्म हो सकता है इसका अगर अधित्यजन पट्टाकर्ता ने कर दिया है। तो जब्ती का अधिकार कब समाप्त होता है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि पट्टाकर्ता जो है जब्ती या समर्पण के अधिकार की जानकारी होने के पश्चात और न्यायालय में बेदखली का वाद संस्थित किए जाने से पहले यदि उस पट्टा का जो भाटक है वह पट्टेदार से स्वीकार कर लेता है या पट्टेदार से भाटक की मांग कर लेता है या जारी रखने का आशय प्रकट होने वाला कोई ऐसा भी कार्य करता है भाटक स्वीकार या मांग करने के अलावा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वह पट्टे को जारी रखना चाहता है, समाप्त जो है वह नहीं करना चाहता, तो ये जो समर्पण का अधिकार है वह समाप्त हो जाता है। ये धारा 112 जो है वह वर्णित करती है। इसी में यदि हम धारा 114 का प्रावधान जोड़ दें जिसमें यह कहा गया है कि पट्टा ग्रहीता यदि विवाद न्यायालय में आ जाता है तो वह भाटक जो है वह मैं ब्याज और वाद का खर्चा जो है वह पट्टाकर्ता को संदत कर देता है
या न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि वह अदा करने के लिए तैयार है, तो ये जब्ती जो है पट्टे की वह न्यायालय नहीं करता है। यदि हम केस लॉ की बात करें तो राजेंद्र बनाम त्रिवेंदी रबर कॉरपोरेशन का 2015 का सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है, जिसमें यह तय किया गया था कि यदि पट्टा समाप्त होने के पश्चात भी कब्जा बनाए रखा हुआ है पट्टेदार ने, तो उसे हम पट्टे का अतिधारण कहते हैं। लेकिन पट्टे का अतिधारण होने पर मूल उद्देश्य जो था उसमें पट्टादार जो है वह कोई भी करेक्शन जो है, परिवर्तन जो है वह नहीं कर सकता। अर्थात पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि कब्जा बना हुआ है तो वह कब्जा मूल उद्देश्य के संगत ही बना रह सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो भुवनेश्वर प्रसाद बनाम यूको बैंक का विवाद है, 2000 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया था, और इसमें यह तय किया गया था कि यदि पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात बढ़ा हुआ किराया भाटक अगर पट्टाकर्ता स्वीकार करता है तो वह पट्टा एक्सटेंड हो गया ऐसा माना जा सकता है और उसे मासानुमासी पट्टा जो है वह माना जाएगा। तो ये अतिधारण का प्रभाव है। कब समर्पण या जब्ती का अधिकार समाप्त हो जाता है, और 8 में से एक तरीका जिससे संपत्ति का जो पट्टा है वह पर्यवसित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस पर आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतिम चैप्टर दान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।